हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ वांट ऑफ फैक्टर। देखिए, वांट ऑफ फैक्टर की एंट्री हमें क्यों करनी पड़ी। तो आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे उन सॉल्यूट्स के लिए जिन्हें जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स या तो डिसोशिएट हो जाते हैं या फिर एसोशिएट हो जाते हैं। तो उनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है, वो थ्योरेटिकल इक्वेशंस जो हम यूज़ करते हैं, पाई इज़ इक्वल टू एम आर टी, डेल्टा टी वी इज़ इक्वल टू के बी इंटू एम, उससे मैच नहीं करती है। तो उस केस में, ऐसी कंडीशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैलकुलेट करें, इसे हम आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ द टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एनी सॉल्यूशन। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किन के लिए हम इन्हें स्टडी करते हैं, ये सब हम जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर डिसोशिएट हुए आयंस तो एक्चुअल नंबर और थ्योरेटिकल नंबर में डिफरेंस आ जाएगा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि जो सॉल्यूट हमारे क्या होते हैं, ग्लूकोज या यूरिया, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इनके लिए जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है और जो न्यूमेरिकल्स हमने डेराइव किए थे, उनसे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आती है वो मैच करती है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिसोशिएशन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। अब जैसे मान लीजिए KCl का हमने 1 मोल लिया, तो वो डिसोशिएट होके 1 मोल के पॉजिटिव आयन और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बनाता है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, लिया तो हमने 1 मोल KCl था, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंटेड 2 मोल आयंस। तो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो यहाँ पे हमें फिर जो फॉर्मूलाज हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, जैसे 1 मोल लिया हमने KCl का, लेकिन हो सकता है कि 1 मोल में से सिर्फ 0.6 मोल ही डिसोशिएट हो और कुछ KCl के मॉलिक्यूल अनडिसोशिएटेड रह जाएंगे। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हम अभी करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए दिस इज मोनोक्लोरोब्यूटारिक एसिड है, इसके डिसोसिएशन से भी आयंस बनते हैं। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेज, सो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्वेंट, तो अगर एसोसिएशन होता है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिसॉल्व करें तो बेंजीन के मॉलिक्यूल, जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब अगर आपने 1 मोल एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको कितने मिलेंगे, 1/2 मोल्स। तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो अब यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, ये जो एसिटिक एसिड है, अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो इसका होगा डिसोशिएशन, और अगर इसी एसिटिक एसिड को आपने बेंजीन में डिसॉल्व किया तो इसका होगा एसोसिएशन। इस चीज़ को ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को देख के सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नहीं, आपको सॉल्वेंट का ध्यान देना है। तो अब वांट ऑफ फैक्टर की एंट्री होती है, तो इसी की बात हम करते हैं अभी। So want of factor is the ratio of observed colligative properties of electrolyte solutions to the observed colligative properties of non-electrolyte solutions of the same concentration। तो ये तो हम बात कर चुके हैं कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्यूशंस की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती है। तो इनका जो रेशो है उसे ही हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं।
अब यहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल इन सब में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है एक्चुअल, मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया और उससे जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मिलेगी या फिर जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू मिलेगी वो होती है ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल। और जो इक्वेशंस हमने डेराइव की है पाई इज इक्वल टू एम आर टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी एम, तो इनको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है? जो आपने कोई इक्वेशन इनपुट की उससे जो आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। तो इनका जो रेशो है दिस इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन। तो सॉल्यूट या तो डिसोशिएट हो रहा है, एसोशिएट हो रहा है, तो उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम लिख देते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स व्हेन देयर इज नो डिसोशिएशन और एसोसिएशन। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हमने लिखी है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, और न्यूमरेटर में हमने लिखा है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। तो अब इस तरीके से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ व्हेन देयर इज डिसोशिएशन और एसोसिएशन, तो हम इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे जो फॉर्मूला है अब वो थोड़े मॉडिफाइड हो गए हैं, और हम लिख सकते हैं जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम लिख सकते हैं इट इज़ डेल्टा टी वी इंटू एम, और इसको आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इंटू एम, और हम लिख सकते हैं पाई के लिए आई एम आर टी। तो जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है उसको हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलो ये इक्वेशन तो हमें मिल गई, लेकिन इस आई की वैल्यू को डिग्री ऑफ डिसोशिएशन के साथ किस तरीके से हम कनेक्ट करें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हो सकता है कंप्लीट डिसोशिएशन हो जाए, तो उस समय आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स का कंप्लीट डिसोशिएशन ना हो, उसका कुछ ही फ्रैक्शन डिसोशिएट हो, तो उस समय हमें डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब आई और एल्फा में क्या रिलेशन है इसको डेराइव कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू को हम सॉल्यूट के मोलार मास से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होती हैं, बट दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं these colligative properties are inversely proportional to 1/m। अब ये m क्या है? दिस इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब अगर सॉल्यूट का मोलार मास ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड कम आएगा, और अगर कम है तो ज़्यादा आएगा। तो I इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, मतलब व्हेन देयर इज नो डिसोशिएशन और एसोसिएशन, और ये m एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ये वाले जो वैल्यूज है ना वो यहाँ पे मोलार मास के केस में अपोजिट हो जाते हैं। मान लीजिए हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एल्फा होती है उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे कि मान लीजिए इसका 1 मोल लिया, तो इसके 1 मोल से जितने नंबर ऑफ आयंस हमें मिलेंगे दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आई। जैसे 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट के डिसोशिएशन से हमें 2 मोल्स एल्यूमिनियम आयंस मिल रहे हैं और 3 मोल्स सल्फेट आयंस मिल रहे हैं, सो आई इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से पोटेशियम फेरोसाइनाइड से के लिए आई की वैल्यू होगी 5, और मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू होगी 3 व्हेन देयर इज कंप्लीट डिसोशिएशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट।
लेकिन मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारा वीक है तो उसका तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू। मान लीजिए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, इनिशियल हमने 1 मोल लिया है, तो इनिशियल में तो ये आयंस तो रहेंगे नहीं, तो इनकी वैल्यू रहेगी 0। लेकिन एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए इसका जो एल्फा पार्ट है, मतलब इसके जो 1 में से जो एल्फा मोल्स हैं वो ब्रेक हो गए किसमें, आयंस में। सो दिस इज 1 माइनस एल्फा, दिस इज एल्फा एक्स एल्फा और ये है वाई एल्फा। ठीक है, तो टोटल मोल्स, टोटल आयंस अब कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा। तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू n। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन विल बी n माइनस 1। तो टोटल आयंस हमें मिल गए डिसोसिएशन के बाद। अब देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टोटल आयंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। तो इनिशियल मोल हमारा कितना है 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1, और आफ्टर डिसोसिएशन आयंस आर 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। n क्या है यहाँ पे, n इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस वी हैव आफ्टर 1 मोल डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है तो वहाँ पे फिर n की वैल्यू आएगी 3। अब मान लीजिए एक केस ऐसा है जब एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन होता है बेंजीन में, या एसिटिक एसिड का एसोसिएशन होता है बेंजीन में, वो डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। तो डाइमर के फॉर्म में रहते हैं तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन आप यूज़ करेंगे तो वो होगी एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 माइनस n माइनस 1। ये किस केस में, जब एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे बेंजोइक एसिड डाइमर फॉर्म में रहेगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो तब आप वहाँ पे इंपुट कर सकते हैं 1/2 माइनस 1 और एल्फा और आई की वैल्यू एक दूसरे से रिलेट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्फा एंड आई रिलेशन। अब न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे क्योंकि इस कंटेंट में से आते तो न्यूमेरिकल्स ही हैं। A substance A tetramerizes in water to the extent of 80%। इसका मतलब ये है कि जितने भी मोल्स हमने लिए हैं उस सब्सटेंस के, उसमें से 80% मोल्स उसके टेट्रामराइज हो जाएंगे, 20% नहीं होंगे। सो एल्फा इज द परसेंटेज, एल्फा इट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एल्फा परसेंटेज एल्फा इज 80% एंड एल्फा इज 0.8। A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है आपको और सॉल्यूट का मास दिया है और सॉल्वेंट का मास दिया है। हमसे पूछा गया है कि मोलार मास ऑफ ए का मोलार मास निकालिए। अब देखिए ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आपको दिखा है ना टेट्रामराइजेस, इससे आपको समझ में आ जाता है। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे हमें इनपुट करने हैं, आई की वैल्यू हमें चाहिए, एल्फा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से पहले हम आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो अब आप ये फॉर्मूला लगाइए या ये फॉर्मूला लगाइए, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। सो एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एन। सो 1 माइनस आई 1 माइनस 1 अपॉन 4 और एल्फा की वैल्यू कितनी है 0.8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी 0.4। कर लीजिएगा आप, बहुत आसान है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ से हम सॉल्यूट का मोलार मास निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 0.4, के एफ की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, तो आपको के एफ की वैल्यू 1.86 यूज़ करनी है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। वाटर के लिए ये वैल्यू होती है। और मोलैलिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, W2 बाई मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। W2 है आपका मास
सॉल्यूट का, M2 है मोलार मास आपके सॉल्यूट का, और जो W1 होता है ये होता है आपके सॉल्वेंट का मास। अब ये सब ग्राम्स में, इसलिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो M2 विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.3, W2 का वैल्यू है 2.5, W1 का वैल्यू है 1000, और इनको सबको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 62 ग्राम्स पर मोल। करके देख लीजिएगा। सो दिस इज इजी कैटेगरी क्वेश्चन, लेकिन इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना आपको आना चाहिए। अब एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताती हूँ। ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। मान लीजिए आपको NaCl के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, NaCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अगर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में NaCl के जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी 2, क्योंकि NaCl डिसोशिएट हो जाता है Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में। लेकिन मान लीजिए NaCl का आपको दिया है 0.1 मोलार सॉल्यूशन, और दिया है आपको 0.01 मोलार सॉल्यूशन, और NaCl का 0.001 मोलार सॉल्यूशन दिया है, और आपको ये बोला गया इसके लिए I1 वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसके लिए I2 है, और इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I3 है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सो हेयर I1, I2 एंड I3। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमें 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब देखिए, यूरिया का सॉल्यूशन नॉन एक्वस है, ये भी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने होंगे। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखिए हम जानते हैं कि जो डेल्टा TB होता है दैट इज इक्वल टू KF। अब यहाँ पे क्योंकि वॉन्ट ऑफ फैक्टर की भी एंट्री है, तो IKFM इन दोनों के केस में, है ना। अब यहाँ पे I की जो वैल्यू होगी, इस केस में I की जो वैल्यू होगी इट विल बी 3, क्योंकि Na2SO4 डिसोशिएट होता है 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 -2 3 आयंस में। ठीक है, और इस केस में जो I की वैल्यू होगी वो होगी 2। तो अगर हम KB की वैल्यू इन सभी के लिए सेम होगी, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है वो सेम है, और KB की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो I इंटू M की वैल्यू है फॉर गिवन सॉल्यूशन, इट विल डिसाइड द सॉल्यूशन विच विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, अगर हम 0.01 मोलार Na2SO4 के लिए I इंटू M की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये आती है 3 इंटू 0.01 दैट इज 0.03। ठीक है, अगर हम KNO3 0.01 m KNO3 के लिए I इंटू M की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, I इंटू M, तो ये आती है 2 इंटू 0.01 दैट इज 0.02, और 0.015 m यूरिया, और 0.015 मोलार ग्लूकोज, दोनों के लिए यूरिया एंड ग्लूकोज, क्योंकि ये दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनके लिए I इंटू M की वैल्यू आती है 1 इंटू 0.015, इन दोनों के लिए ही 0.015 m। ठीक है, KB की वैल्यू सभी के लिए सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो I इंटू M की वैल्यू मैक्सिमम है सोडियम सल्फेट के लिए, दैट्स वाई दिस विल शो हाईएस्ट
बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे नॉर्मली इसको कर लेते हैं, आसान है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। 0.02 मोल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन भले ही मोलैरिटी में गिवन हो, मोलैलिटी में नहीं गिवन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ I इंटू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्लू मिल जाएगा आंसर का। सो 0.02 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90%। मतलब यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू दी है 90%, तो मतलब परसेंटेज अल्फा 90% है और अल्फा की वैल्यू होगी 0.9 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब K की वैल्यू दी है 27 प्लस 273 300 केल्विन पूछा है हमें, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.02 मोलार। फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए NaCl क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई इज इक्वल टू ImRT। M की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, I की वैल्यू नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे I की वैल्यू होगी अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको, अल्फा की वैल्यू है 0.9 इज इक्वल टू I-1, N की वैल्यू है 2-1, तो इससे जो I की वैल्यू आएगी इट विल बी 1.9। अब यहाँ पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1.9 इंटू M की वैल्यू है 0.02, R की वैल्यू 0.082 और टेम्परेचर है 300। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 0.094 बार। ठीक है, अब दो क्वेश्चन NCERT की टेक्स्ट बुक के कर लेते हैं। तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? सॉल्वेंट बेंजीन है, उसके लिए KF की वैल्यू गिवन है, W1 की वैल्यू गिवन है और डेल्टा TF की वैल्यू है। ये डेल्टा TF की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, तो अगर इक्वेशन में अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेल्टा TF की वैल्यू इनपुट करेंगे तो जो हमें मोलार मास मिलेगा सॉल्यूट का, इट विल बी एक्सपेरिमेंटल मोलार मास। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट तो डाइमराइज हो रहा है, सॉल्वेंट है बेंजोइक एसिड, तो इसका जब हम थ्योरेटिकल मोलार मास निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 122 ग्राम पर मोल। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल मोलार मास या नॉर्मल मोलार मास को अगर हम एक्सपेरिमेंटल मोलार मास से डिवाइड कर दें तो I की वैल्यू आ जाएगी, और अगर I की वैल्यू पता है तो अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने इक्वेशन लिखी है। सो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.62, KF की वैल्यू है 4.9, मोलैलिटी की वैल्यू हाँ हम लिख लेते हैं 2/m2 इंटू 25। देखो मोलैरिटी ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 4.9 डिवाइडेड 2/25 इंटू 1000। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 241.98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो दो मोलार मास की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये है एक्सपेरिमेंटल, ये है नॉर्मल। तो I की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल वैल्यू क्या है मोलार मास 122, एक्सपेरिमेंटल है 241.98, तो इससे जो हमें I की वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल टू 0.504। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए I और अल्फा को रिलेट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू I-1, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है तो इससे थोड़ा दिक्कत आएगी, तो हम लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन n। तो अल्फा की वैल्यू निकल सकती है 1 माइनस 0.504 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो इससे जो अल्फा की वैल्यू आएगी इट विल बी 0.992, और जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 99.2%। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में गलती नहीं करेंगे। दिस इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन
और यहाँ पे सॉल्यूट एसिटिक एसिड है जिसके मास का इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है। सॉल्यूट का डेंसिटी गिवन है और सॉल्यूट का वॉल्यूम गिवन है, लेकिन मोलालिटी के लिए तो हमें सॉल्यूट का मास चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं D इज इक्वल टू W/V। तो डेंसिटी और वॉल्यूम के इंफॉर्मेशन से हम एसिटिक एसिड का मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये आपका सॉल्यूट का मास है और ये सॉल्वेंट का मास है। अब देखिए वाटर के केस में आप ध्यान दीजिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है दैट इज 1 ग्राम पर ml। तो इसलिए वाटर के लिए जो ml में इंफॉर्मेशन होती है उसे हम ग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, और लीटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे किलोग्राम के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोलालिटी निकाल लेते हैं। एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मोलार मास होता है दैट इज 60। ये हमने सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। तो इस तरीके से जो मोलालिटी आती है सॉल्यूशन की दैट इज इक्वल टू 0.0106 मोल पर किलोग्राम। अब इस इंफॉर्मेशन से हम डेल्टा TF की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू KF इंटू एम। KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने आपको बताया गिवन नहीं है, तो वाटर के लिए हमें 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल यूज़ करना है। मोलालिटी की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है, तो ये वैल्यू आ जाती है डेल्टा TF की, लेकिन एक डेल्टा TF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड लिया और वो किस में लिया है, वाटर में, तो इसका मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि एसिटिक एसिड का यहाँ डिसोशिएशन होगा, और अगर डिसोशिएशन होगा तो वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पे ये जो डेल्टा TF की वैल्यू हमें मिली है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन देयर इज नो डिसोशिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और जो एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जब एसिटिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है तो जब एक्सपेरिमेंट से जो हम वैल्यू निकालते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये वो वाली वैल्यू है। अब इन दोनों का रेशो देखिए, तो ये मैंने यहाँ पे इनपुट किया है, तो इसकी वैल्यू आती है 1.041। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गड़बड़ी कर देते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर डिसोशिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू डेफिनेटली 1 से ज़्यादा आएगी। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि भाई अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि जो ज़्यादा वाली डेल्टा TF की वैल्यू है वो ऊपर लिखनी है और कम वाली नीचे लिखनी है। तो ये ट्रिक्स होती हैं। तो आई की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आई की वैल्यू है तो एल्फा की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक तो आई पूछा है, दूसरा KA। अब KA के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का वैल्यू चाहिए, तो एल्फा यहाँ बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 0.041। अब KA कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो एसिटिक एसिड लिया है हमने, ठीक है, ये डिसोशिएट होता है तो ये एसीटेट आयंस और H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लीजिए इनिशियल मोल्स हमने इसके लिए हैं C, तो इसके होंगे 0। आफ्टर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके कुछ मोल्स डिसोशिएट हो जाएंगे, तो C1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू C अल्फा C अल्फा। तो ये हो गए मोल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या है, 1 लीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो मोल्स की वैल्यू गिवन है ना, वही कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन्होंने हमें 1 लीटर दे दिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से हम KA की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज C² अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस एल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। C की वैल्यू क्या है, इट इज़ द मोलालिटी 0.0106, एल्फा की वैल्यू है 0.041 इंटू 0.041 और 1 माइनस एल्फा दैट इज 0.041। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.85 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन होता नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।